तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग केस स्टडी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपने पिछली वीडियो हमारी गो थ्रू नहीं की है जिसमें हमने नैक कमेटी की केस स्टडी के बारे में बात की थी एंड एमपीबीएफ की केस स्टडी के बारे में बात की थी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इन सभी वीडियोस का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, वहां पर सर्च करना है आईआईबीएफ लर्निंग बिना किसी स्पेस के, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी पता लग रहा, सिंपली व्हाट्सएप कर दीजिए ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, दैट इज 8360944207 कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं टू डाउनलोड द पीडीएफ। टीम आपको पीडीएफ एंड फर्दर जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी आपको फॉरवर्ड कर देगी। सो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर कंसेप्ट्स हैं जिनको हम केस स्टडी के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ये केस स्टडी बैंक प्रमोशंस के लिए और जेआईबी दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। और अगर चैनल पर आप ऐसे ही बने रहना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस को लगातार गो थ्रू करना चाहते हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी यहां पर कुछ इस हिसाब से है। अभिषेक माथुर हु वाज अ कस्टमर ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेटेड हिज क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द एचडीएफसी बैंक एट Zudio. He spent around rupees 15,937. He is having account balance of New Bank of India amounting rupees 11,392. The credit card issued by HDFC Bank is a Visa credit card. The credit free period is particularly 40 days over here. Monthly interest rate charged by the HDFC is 3%. Answer the following questions based upon the same. तो कुछ एक आपको बेसिक से पॉइंट दिए गए हैं कि यहां पर पर्सन अभिषेक माथुर है, उनका अकाउंट कहां पर है, एचडीएफसी ने उनको क्रेडिट कार्ड इशू किया है, उन्होंने रिसेंटली कोई सेल परचेज करी है, उसके ऊपर 15,937 का उनका एक्सपेंसेस भी है, और उनका बैंक बैलेंस कितना है वो भी हमें प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही साथ जो उनका एचडीएफसी का कार्ड है वो वीजा क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमें गिवन है। सो इसके बेस पर हमने आंसर को देखना है कि क्या आंसर होने वाला है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर नॉट मैच्ड करेक्टली, तो कौन कौन सी पार्टीज यहां पर करेक्टली मैच नहीं है, उनके बारे में हमने यहां पर आंसर पोस्ट करना है। देखो, पहला कहा गया कि मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट यहां पर कौन होगा। मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली क्या होती है, जहां पर जाकर के आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो। पर्सन ए है, उसको क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है। अब ये पर्सन क्रेडिट कार्ड को इशू यूज करने के लिए पेट्रोल पंप के ऊपर जाता है, या फिर वॉलमार्ट पे जाता है, या कहीं और जाता है, तो जिस पर्टिकुलर शॉप के ऊपर जिस बिजनेस क्राइटेरिया के पास वो जा रहा है, जहां पर वो पीओएस का इस्तेमाल करेगा, वो हो जाएगी मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट। सही है, बिल्कुल। तो यहां पर जूडियो पर वो गया, जूडियो पर एक्सपेंस करने वाला है, तो जूडियो मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट हो गया। ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, राइट। फिर आती है बात कार्ड इशूर की। अब कार्ड इशूर यहां पर कौन होता है, जो कार्ड को इशू करता है। अब इस केस में डायरेक्टली हमें बताया गया कि कार्ड किसके द्वारा इशू किया गया है, द कार्ड हैज बीन इशूड बाय द एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक हुआ ना कार्ड इशूर, तो यहां पर ऑप्शन बी जो है दैट इज नॉट मैच करेक्टली, तो ये तो यहां पर गलत हो गया। मर्चेंट एक्वायरर, मर्चेंट एक्वायरर क्या होता है, बेसिकली वो बैंक जहां पर मर्चेंट का अकाउंट है, यानी कि ए पर्सन का अकाउंट था न्यू बैंक ऑफ इंडिया में, इसको कार्ड इशू किया एचडीएफसी ने। अब ये यहां पर गया है जूडियो में, जूडियो का मान लीजिए इसको एक्वायर किया गया है किसके द्वारा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा, तो एचडीएफसी बैंक इसका एक्वायरिंग बैंक होगा, राइट। अब इस केस में क्या हमें बताया गया है कि इसका एक्वायरर कौन है, तो यहां पर क्रेडिट कार्ड इशू का बताया गया है, लेकिन ये कहीं भी नहीं बताया गया कि आपका जो एक्वायरर है वो एचडीएफसी बैंक है। तो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज नॉट अ जेन्युइन पर्टिकुलर आंसर ओवर हियर, तो ये तो बिल्कुल हम कहेंगे कि मैच नहीं करता है। एंड फर्दर इट इज गिवन टू बी कार्ड एसोसिएशन जो रहेगी वो यहां पर वीजा रहेगी। अब कार्ड एसोसिएशन का मतलब होता है कि जो कार्ड का नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब है जैसे कि रुपे हो सकता है, या मास्टर कार्ड हो सकता है, डाइनिंग क्लब हो सकता है, डाइनर क्लब हो सकता है, तो ये डिफरेंट आपके पास नेटवर्क्स हैं जो पूरे के पूरे यहां पर क्लाउड को समेटे हुए हैं, यानी कि जितने भी कार्ड इशू किए जाएंगे रुपए वाले या फिर वीजा वाले, वो इन्हीं के थ्रू यहां पर प्रोसेस होते हैं एंड राउट होते हैं आगे, राइट। तो वो कार्ड एसोसिएशन होती है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये वाला तो ट्रू हो गया, लेकिन सही आंसर यहां पर क्या रहेगा, द राइट आंसर, मैं एक नई आंसर यहां पर ऑप्शन बना देता हूं कि यहां पर ऑप्शन ई, यानी कि बी एंड सी दोनों ही करेक्टली मेंशन नहीं है, तो यहां पर बी एंड सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इशूइंग द क्रेडिट कार्ड, कौन यहां पर क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकता है, कौन यहां पर इशू नहीं करेगा, उसके बारे में हमने बताना कि कौन सी पार्टीज यहां पर क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकती हैं। सो इट्स पर्टिकुलरली सेज पूर्वांचल ग्रामीण बैंक हु इज हैविंग नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़, यानी कि 500 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है, कोई यहां पर पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है, वो इशू नहीं कर
सकता है। फर्दर इट सेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विद नेटवर्थ ऑफ 80 करोड़ ओवर हियर, यानी कि 80 करोड़ की यहां पर जो पर्टिकुलर आपके एक नेटवर्थ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, वो इशू नहीं कर सकता है। एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद अप्रूवल फ्रॉम द सेबी ओवर देयर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर कौन कौन क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकता है उसके बारे में हमने फटाफट से बता देना कि कौन यहां पर इशू कर सकता है, कौन यहां पर इशू नहीं कर सकता है। एक चीज को सिंपली समझ के चलिएगा। पहली बात जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली है कि रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते हैं। सो ये वाला पॉइंट तो हो गया गलत, क्योंकि अलाउड ही नहीं है, आरआरबी क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते हैं। और स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो इशू कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जहां पर उनकी नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है। सो नेटवर्थ मस्ट बी ग्रेटर देन 100 करोड़ ओवर देयर। तो ये जो बी ऑप्शन है ये भी यहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि नेटवर्थ 80 करोड़ की बताई गई है। एंड साथ के साथ एनबीएफसी जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, उसको आरबीआई का ही अप्रूवल लेना पड़ता है, नॉट फ्रॉम द सेबी ओवर देयर। तो यहां पर अप्रूवल जो होगा उसको आरबीआई से लेना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम द सेबी। तो ये ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाता है। सो ऑप्शन डी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव कैन नॉट बी इशूइंग द credit cards in this scenario, right? Now let's have a look at the other question over here. It says which of the following related to credit card is not matched correctly. तो कौन से ऑप्शन यहां पर करेक्टली मैच नहीं है उसके बारे में आंसर पोस्ट करना है। इट सेज इफ अ कार्ड इज अपग्रेडेड एंड एक्टिवेटेड विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द रेसिपिएंट एंड चार्ज्ड फॉर द सेम, पेनल्टी ऑफ थ्राइस द चार्जेस इज टू बी पेड बाय द इशूअर। इट इज सेड टू बी ट्रू। देखो, अगर एक कार्ड को अपग्रेड किया जाता है, कार्ड को अपग्रेड कर दिया एंड एक्टिवेट भी कर दिया विदाउट द एक्सप्लिसिट कंसेंट। लेट्स से केस आपके पास क्रेडिट कार्ड था, उसकी लिमिट पहले 3 लाख की थी, अब ये कह रहे हैं कि 3.76 लाख की आपको लिमिट दे देंगे, लेकिन आपसे कोई कंसेंट नहीं लिया, ऐसे ही अपडेट कर दिया, ऐसे ही अपडेट कर दिया एंड फर्दर उसके रिलेटेड आपको चार्जेस भी लगा दिए। तो पेनल्टी कितने अमाउंट की लगेगी उसके रिलेटेड, तो उसके केस में क्या पेनल्टी लगेगी, कितनी पेनल्टी लगेगी, उसके बारे में यहां पर बताया गया कि यहां पर जो पेनल्टी लगेगी थ्राइस द चार्जेस लगेगी टू बी पेड बाय द इशूअर, यानी कि इशूअर के ऊपर 3 गुना की पेनल्टी लग जाएगी। ये ऑप्शन तो यहां पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। व्हाई इट इज रॉन्ग ओवर हियर, ये ऑप्शन यहां पर क्यों गलत है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। क्योंकि जो पेनल्टी लगती है वो ट्वाइस द अमाउंट लगती है, नॉट थ्राइस द अमाउंट। तो पेनल्टी जो लगती है दैट इज पर्टिकुलर चार्ज ट्वाइस द अमाउंट, चाहे आपने कार्ड को अपग्रेड किया है, चाहे आपने एग्जिस्टिंग कार्ड को एक्टिवेट किया गया है, तो उसके केस में भी यहां पर ट्वाइस द अमाउंट जो पेनल्टी है वो यहां पर लगती है। Further, it says decision for sanctioning the credit card lies with the credit network over there. तो क्रेडिट कार्ड को सैंक्शन करने का जो डिसीजन होता है that lies with the network, like that never lies with the network. नेटवर्क के साथ तो लाई करता नहीं है, तो इट इज सेड कि ये फॉल्स है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कह रहा है फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट जो थी that was particularly फॉल्स। सेकंड जो स्टेटमेंट वो करेक्ट है, क्योंकि वो फॉल्स का है, वो बिल्कुल सही है, फॉल्स है स्टेटमेंट। थर्ड, इट सेज to assess the total credit limit of a credit card, all the credit cards held by the customers are to be considered true. बिल्कुल सही है जी, आपको सारी की सारी जो कार्ड्स हैं उनको कंसीडर करना पड़ेगा। अब पर्सन ए है, उसके पास HDFC बैंक का कार्ड है 3 लाख का, उसके बाद SBI का कार्ड है 4 लाख का, उसके बाद कोटक महिंद्रा का कार्ड है 1 लाख का। तो जब उसको नया कार्ड इशू किया जाएगा तो उसकी और चेक करने के लिए कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है, तो सभी के सभी कार्ड्स को कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। फिर बताती है की इफेक्ट स्टेटमेंट बाय द कार्ड इशूअर शुड बी गिवन ओनली इफ आस्क्ड बाय द कस्टमर। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो MITCs होते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, या की इफेक्ट स्टेटमेंट होती है, वो तो डेफिनेटली बिना कहे ही देनी पड़ेगी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत है एंड बिल्कुल मतलब फॉल्स कहा गया, तो ये भी करेक्ट हो जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। एंड कौन सी मैच नहीं कर रही है, ऑप्शन ए इज नॉट मैचिंग करेक्टली, सो दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट सेज Abhishek Mathur, who is the principal card holder, got a new card against the same card, credit card, to be used by his family. ठीक है, तो उन्होंने अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिए एक और कार्ड ले लिया अपने सेम कार्ड के अगेंस्ट। तो वो कार्ड को क्या कहेंगे, उस कार्ड को क्या कहा जाएगा, एड इन कार्ड कहेंगे, ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कहेंगे, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड कहेंगे, या फिर एड ऑन कार्ड कहेंगे। देखिए, उनका पर्सनल कार्ड था, यानी कि अभिषेक माथुर के पास उनका पर्सनल कार्ड था। अब उन्होंने एक और कार्ड ले लिया, तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, वी से टू बी एड ऑन कार्ड। क्या कहते हैं उसको, एड ऑन कार्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक अपने कार्ड के अगेंस्ट ही नया कार्ड जो है वो यहां पर ले लिया है, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज अभिषेक माथुर वाज सैंक्शनड एन इनिशियल क्रेडिट कार्ड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज
5 लाख 5 लाख की लिमिट इनको दी गई थी। लेटर ऑन ड्यू टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रेडिट कार्ड ही अर्ज्ड द एचडीएफसी बैंक टू लोअर द क्रेडिट कार्ड लिमिट टू 2 लाख रुपीज, कि 2 लाख की कर दो भाई, क्रेडिट कार्ड के साथ रिस्क काफी एसोसिएटेड है, आजकल इतने ज्यादा आपको स्कैम कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं, तो उसको कम कर दो, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस रिगार्ड इज नॉट मेंशन करेक्टली, तो कौन सी चीज इस रिगार्ड में करेक्टली मेंशन नहीं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। बैंक आस्क द कस्टमर टू यूज अ क्रेडिट कार्ड एज पर हिज नीड्स, बैंक कहता है कि भाई अपनी नीड के हिसाब से यूज कर लो, हमने लिमिट तो कम नहीं करी, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो अगर कस्टमर ने कम करवानी है लिमिट तो वो करवा सकता है, उसको पूरा का पूरा हक है कम करवाने का, ठीक है, तो बैंक ऐसा नहीं कह सकता। फॉर द कार्ड लिमिट वंस सैंक्शन कैन नॉट बी लोअर्ड, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नए कार्ड में करनी पड़ेगी, पुराना कार्ड नहीं कर सकते, पुराने कार्ड में हो सकती है। बैंक विल लोअर द क्रेडिट कार्ड लिमिट टू ₹2 लाख, तो ये तो बिल्कुल यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। एंड ये जो दोनों ऊपर सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड, तो ये करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स एंड अदर चार्जेस ऑन द क्रेडिट कार्ड्स इज नॉट मेंशन करेक्टली, तो कौन सी चीज करेक्ट नहीं है यहां पर। डिले अप टू 7 days इन डिस्पैचिंग बिल्स इज अलाउड, कि आप अगर बिल डिस्पैच नहीं करते तो उसमें 7 days तक का आपको अलाउंस है, ये कह रहे हैं कि फॉल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि कस्टमर शुड नॉट बी हैविंग एटलीस्ट 7 days फॉर मेकिंग पेमेंट्स बिफोर इंटरेस्ट स्टार्ट्स गेटिंग चार्ज, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये भी फॉल्स है। फिर इंटरेस्ट रेट्स कोटेड बाय एचडीएफसी बैंक इज नॉट करेक्ट एज पर द गिवन क्वेश्चन, ये कह रहे हैं ये भी फॉल्स है। एंड क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर पर्सनल लोन्स फॉर अर्बन एंड रूरल ग्रोथ ओवर देयर, तो ये भी फॉल्स कहा गया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट कि कौन सी चीज यहां पर करेक्ट है, कौन सी चीज यहां पर करेक्ट नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट इट, राइट। तो कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। देखो पहली चीज होती है कि बैंक को एक क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भेजनी होती है हर एक महीने बिना किसी कॉस्ट के, एंड उसके ऊपर ट्रांजैक्शन की सारी जो डिटेल होगी वो मेंशन करनी होगी, एंड एक प्री डिटरमाइंड डेट को वो स्टेटमेंट जो होगी वो डिस्पैच की जाएगी। एंड फर्दर एक चीज और होती है कि सीआईसी को रिपोर्ट करने से पहले, जैसे यहां पर एचडीएफसी ने क्रेडिट कार्ड को इशू किया, ठीक है, अब यहां पर अभिषेक माथुर जी को क्रेडिट कार्ड इशू किया गया, अब ये एचडीएफसी जो होगा यहां पर क्या करता है, रिपोर्ट करता है किसको, सीआईसी को, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, जैसे कि इक्विफेक्स है या एक्सपीरियन है या सिबिल है, ठीक है, इनको आगे रिपोर्ट करता है कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा। तो बैंक को अपने प्रोसीजर के साथ अधेयर करना पड़ेगा, यानी कि जो बैंक अप्रूव्ड एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूव्ड प्रोसीजर होगा, क्या कौन सी ट्रांजैक्शंस को सीआईसी को बताएंगे, कौन सी को नहीं बताएंगे, उसके साथ आपको अधेयर करना पड़ेगा, फिर ही आप आगे बता सकते हो, राइट। ये चीज यहां पर करेक्ट होगी है। फर्दर उसके बाद क्या चीज आती है कि इंटरेस्ट रेट के बारे में। पहली चीज, जो आपके ये क्रेडिट कार्ड होते हैं ये नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है, दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर हो गया, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स है, तो ये तो करेक्ट होगी, तो ये वाली तो करेक्ट होगी, बिकॉज ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है ही नहीं है, कह रहे हैं फॉल्स है, बिल्कुल सही है। अब दूसरी चीज आती है कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, अगर आप कोई भी चार्जेस लगाते हो, ठीक है, तो आप उसको ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। एंड फर्दर आप जब भी बिल को डिस्पैच कर रहे हो, बिल को, तो वहां पर आपके पास, कस्टमर के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज होने चाहिए, एटलीस्ट उसके पास एक रात का समय होना चाहिए फॉर मेकिंग द पेमेंट बिफोर द इंटरेस्ट स्टार्ट्स गेटिंग चार्ज। ऐसा नहीं है कि आप सेम डे से चार्ज कर दो, तो जब आप एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे रहे हो, उसके बाद जब आप डिस्पैच कर रहे हो, तो उसके बीच पे कम से कम एक दिन का टाइम पीरियड होना चाहिए जब आप इंटरेस्ट को चार्ज करना शुरू कर दोगे। तो ये वाली स्टेटमेंट जो थी कि कस्टमर शुड बी हैविंग एटलीस्ट 7 days फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो ये यहां पर क्या होगी, ये ट्रू हो जाती है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये आपको फॉल्स ही है, क्योंकि यहां पर ये 7 days का टाइम पीरियड नहीं है, दिस इज एक्चुअली फोर्टनाइट पीरियड, कम से कम एक रात का समय होना चाहिए बीच में, नॉट मोर देन दैट, राइट। एंड फर्दर इसके बाद बात आती है कि डिस्पैच से रिलेटेड क्या इश्यूज है, कि क्या यहां पर डिस्पैच से रिलेटेड डिले अप टू 7 days का हो सकता है डिस्पैच अलाउ किया गया, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, आपको इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए यहां पर, तो इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां पर गलत बताया गया, तो यहां पर बिल्कुल सही बताया गया, क्योंकि एचडीएफसी ने, अगर क्वेश्चन में देखो तो 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया कि 3% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पर मंथ बेसिस के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, तो ऐसे ही बताना होता है। कई क्या करते हैं, यहां पर ऐसे ही बताना होता है, नहीं ऐसे नहीं बताना होता है। क्यों नहीं बताना होता,
क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट का मेथड जो बताने का है ये टोटली गलत है। अब यहां पर कस्टमर को देखने पर लगेगा कि इंटरेस्ट रेट तो काफी कम है, लेकिन इसको एनुअलाइज बेसिस पर अगर बताओगे कि 36% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है तो डेफिनेटली एक सही आइडिया मिल पाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये कह रहा है कि फॉल्स, ये बेसिकली क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल नॉट करेक्ट, दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। तो ये कह रहा है ट्रू है बल्कि ये गलत बनाई गई है। तो ऑप्शन सी जो हो जाती है वो यहां पर गलत हो जाती है एंड दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। अब यहां पर एक स्टेटमेंट हमारी सिर्फ और सिर्फ बच गई, दैट्स रिलेटेड टू ऑप्शन ए ओवर हियर। तो बिल्स को डिस्पैच करने में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिले। तो यहां पर ये डिले अप टू 7 डेज अलाउड नहीं है, दिस इज सेड टू बी फॉल्स, दिस इज एक्चुअली ट्रू ओवर देयर क्योंकि डिले अलाउड नहीं होता है, राइट। सो ऑप्शन जो यहां पर सी है दैट विल बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इट सेज न्यू बैंक ऑफ इंडिया इशूड अ क्रेडिट कार्ड टू मोहनलाल देसाई with the credit limit of 3,76,000. Mohanlal Desai received a message that an amount of rupees 12,000 has been deducted from the credit card while the credit card was physically present with Mohanlal Desai, right? So which of the following is not correct in this regard? तो मोहनलाल देसाई को मैसेज आ जाता है कि उन्होंने इतना अमाउंट डिडक्ट कर दिया जबकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया है और उनकी जो लिमिट है वो 3,76,000 की जो लिमिट है वो यहां पर बताई जा रही है, राइट। तो इस केस में कौन सी चीज सही होगी? एज इट इज अ कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, इसको क्या कहते हैं हम CNP, कौन सी ट्रांजेक्शन कहते हैं? वी से टू बी CNP ट्रांजेक्शन, दैट इज कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन कहते हैं एंड इट इज अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, बैंक शुड बी रीइंबर्सिंग द लॉस, तो बैंक को रीइंबर्स करना चाहिए लॉस को, ठीक है, ये कह रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट इज अ कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, इट इज अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन बट स्टिल द कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, राइट। थर्ड स्टेटमेंट कहती है द बैंक इज टू रीइंबर्समेंट द लॉस अमाउंट ओनली द कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन इज फ्रॉडुलेंट एंड 2-factor ऑथेंटिकेशन हैज नॉट बीन पुट इन प्लेस। तो ये सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल क्या कहता है कि अगर यहां पर CNP ट्रांजेक्शन है यानी कि कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन है और 2-factor ऑथेंटिकेशन यहां पर एक्टिवेटेड नहीं है। 2-factor ऑथेंटिकेशन का मतलब है एक तो जैसे मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है तो आपको पिन कोड डालना पड़ रहा है, ये तो पहली आपकी ऑथेंटिकेशन होगी। सेकंड ऑथेंटिकेशन होगी जहां पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर या फिर रजिस्टर्ड आपके लेट से ईमेल के ऊपर या आपको बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसी कोई 2-factor ऑथेंटिकेशन का अगर यूज नहीं किया गया और आपकी कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन है और उसमें फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार होता है। तो कार्ड द बैंक इज टू रीइंबर्स, सिर्फ और सिर्फ बैंक तब रीइंबर्स करेगा अगर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन फ्रॉडलेंट है और 2-factor ऑथेंटिकेशन जो है वो इन प्लेस नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है दैट इज एक्चुअली मेंशन टू बी करेक्ट और हमने यही बताना था कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है इस रिगार्ड में दैट विल बी द राइट आंसर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकमेंडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कंट्रोलिंग द फ्रॉड्स इन द क्रेडिट कार्ड्स? Cards with photograph of the card holder to block lost card immediately, SMS or email alerts upon transactions, 2-factor authentication for the CNP transactions and option to provide insurance cover। तो सभी की सभी चीजें जो है वो RBI के द्वारा रिकमेंड करी गई हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज हैव बीन रिकमेंडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। चलिए अभी 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूं। इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस जहां पर लेट्स से पहले क्या होता था कि कस्टमर है यहां पर सी जो कि यहां पर किसी वेबसाइट के थ्रू अपना कार्ड का इस्तेमाल करता है। अब कस्टमर जो है किसी ना किसी मोबाइल डिवाइस का या किसी लैपटॉप का या किसी और चीज का इस्तेमाल करेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब ये जो ऑनलाइन मर्चेंट होता था ये कार्ड की डिटेल्स को अपने सर्वर के ऊपर ही सेव कर लेता था, जिसकी वजह से लीकेज का इशू हो गया या लेट्स से डाटा स्पूफिंग हो गई या कोई इशू बढ़ गया, तो ऐसी दिक्कतें काफी आती थी, हैकिंग वगैरह के इश्यूज काफी आते थे। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन में एक्चुअल में होता क्या है कि कस्टमर का डिवाइस एंड कस्टमर का क्रेडिट कार्ड एंड फर्दर जो आपका ऑनलाइन मर्चेंट है इनके कॉम्बिनेशन के साथ एक टोकन जनरेट कर दिया जाता है। टोकन बेसिकली एक यूनिक आईडी रहेगी जो जनरेट किया जाता है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यहां पर जनरेट किया जाएगा, यानी कि टोकन आईडी के अगेंस्ट जो कार्ड डिटेल्स है वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही सेफगार्डेड रहेंगी, एक ही सर्वर के ऊपर रहेगी। और जब ये टोकन आईडी पास की जाएगी मर्चेंट के द्वारा फर्दर टू द सर्वर ओवर हियर, तो ये डिटेल्स आगे मेंशन कर दी जाएंगी एंड फर्दर तब यहां पर ट्रांजैक्शन जो है कंक्लूड होगी। तो इससे जो काम था काफी ज्यादा आसान भी हो गया और काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड भी हो गया, राइट।
So it refers to replacement of actual card details within the alternative card details. तो ये बिल्कुल सही है कि यही चीज होती है. And further, the code for replacement of actual card details is unique for combination of card, requester, device, etc. यानी कि टोकनाइजेशन की अगर हम टेक्निक की बात करते हैं तो यहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी यहां पर पर्सन है, जो भी कार्ड है कॉम्बिनेशन वो, एंड रिक्वेस्टर का जो डिवाइस है वो, और साथ के साथ जो मर्चेंट का कॉम्बिनेशन, तीन चीजें होती हैं. देखो कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं. इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्ड, टोकन, रिक्वेस्टर एंड फर्दर रिलेटेड टू मर्चेंट एंटिटी. ठीक है, उनके लिए पर्टिकुलरली क्या होती है, एक टोकन जनरेट किया जाता है. राइट, तो दैट इज अ मेन थिंग रिलेटेड टू इट. राइट, तो टोकन रिक्वेस्टर होता है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड होता है एंड डिवाइस, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिसके थ्रू ये यहां पर होता है. राइट, सो दैट विल बी रिलेटेड टू फॉल्स ओवर हियर. तो ये बिल्कुल यहां पर सही है. ऑप्शन सी इट सेज टोकन रिक्वेस्टर विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द कार्ड इशूइंग बैंक टू इशू अ टोकन. जो टोकन रिक्वेस्टर होता है वो यहां पर किसे फॉरवर्ड करेगा, वो यहां पर इस रिक्वेस्ट के लिए किसको फॉरवर्ड करेगा, ये कार्ड नेटवर्क को फॉरवर्ड करता है, नॉट टू द कार्ड इशूअर. कार्ड इशूअर को फॉरवर्ड नहीं करता, ये नेटवर्क को फॉरवर्ड करता है. कार्ड इशूइंग बैंक को फॉरवर्ड नहीं करता, किसको फॉरवर्ड करता है, नेटवर्क, यानी कि जैसे रुपे कार्ड है, वीजा, उनको फॉरवर्ड करता है. राइट, तो ये यहां पर करेक्टली मैच नहीं है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर देयर. तो ऑप्शन सी, क्योंकि हमने ये बताना कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. आई होप कि आपको यहां पर इस केस स्टडी के थ्रू काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो यहां पर क्लियर हुए होंगे रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड्स. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ. और इसके जैसी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग केस स्टडीज हमने कवर करी है पीपीपी से रिलेटेड एंड जेआईबी के और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी केस स्टडीज को हमने कवर किया. तो आप एक बार उनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू विल बी रिसीविंग द वीडियो अपडेट्स इन द फ्यूचर आल्सो. So that will be all related to this video. Thank you so much and see you again in the next video tomorrow.